आदरणीय मंच, क्योंकि कई बार इनका परिचय मैं बोल चुका हूँ तो बार बार से दोहराना नहीं, और ये जो समय है इसमें ज़्यादा देर किया तो झगड़ा भी हो सकता है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि किससे झगड़ा ना हो तो क्या करना। बोले एक तो आखिर में कभी नहीं बोलना, क्योंकि आखिर में अगर बोला पहले लोग तंग आए होंगे, और जब बहुत ज़्यादा तंग होता है और 2 से ऊपर समय जाना शुरू करता है तो वो गुस्से में कोसता है और उसको भूत प्रेत लगता है जो लंबा बोल रहा है। इसलिए आखिर में नवत बोलना, और वही टाइम मेरे को मिला है। और दूसरा उसने कहा कि जब किसी का भोजन तैयार हो और उसको भूख लगी हो तो उसमें पंगा मत लेना, उसमें बोलने का। आज दोनों ही बातें हो रही हैं, परंतु हमारा स्नेह है। आपको पता है भाई, आप भी सुन रहे और मैं भी सुन रहा था, आपको भी भूख लगी और हमको भी लगी है, इसलिए सब पंछी एक डाल के हैं। तो आज ये जो वर्ग हमारा समाप्ति की ओर है, एक मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। रेगिस्तान के अंदर ऊंटों का कारवां चल रहा था और रात के समय अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से ये इसको भी बंद कर दो, पंखे को बंद कर दो। अचानक से आवाज़ आई, ऐ मुसाफिरों, जहाँ हो वहाँ रुक जाओ। सबने दाएं बाएं देखा, अरे आवाज़ तो ऊपर से आ रही थी। और ध्यान से देखो, बस रह बैठ जाओ। एक ध्यान रखिए, जहाँ आप यहाँ हैं, सुबह इस स्थान को ढूंढना चाहोगे तो ये स्थान नहीं मिलेगा। जो आपके पैरों के नीचे रेत दिखाई दे रही है, इसको जितनी उठा सकते हो उठा लो, और सुबह जब सूर्य की पहली रोशनी, पहली किरण आएगी तो उस रेत को देख कर के आप बहुत खुश होंगे। और धीरे से आवाज़ आई, और बहुत दुखी होंगे। अब ये दुखी वाली तो किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन खुशी है तो कोई ना कोई बात होगी। तो सब लोग अपने अपने ऊंटों से उतरे, अपने थैले में रेत भर ली, अपना कोई सामान था उसमें रेत भर ली। लेकिन रेत कितनी भरते, क्या करते, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो ले करके उनका काफिला चल पड़ा। अब वो सब लोग एक बार से उत्सुक थे, बार बार रेत को देखते थे, और रेत ही तो है। अरे ये क्या बोला है, बहुत खुशी होंगे, बहुत दुखी होंगे, ऐसा कोई बात तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन अचानक जैसे ही रोशनी पड़ी, ओहो, एकदम उनको लगा वो भविष्यवाणी सत्य थी। ये रेत नहीं थी, ये सोने का बुरादा था। और मेरे पास इतना सोना है। एक आदमी ने देखा, मेरे थैले में इतना सोना है, मैं तो अपना गांव पूरा खरीद सकता हूँ। मैं तो, किसी ने कहा मैं फैक्ट्री खरीद सकता हूँ। और सब लोग नाचने लगे। उनका मुखिया बोला, भविष्यवाणी झूठी लगती है। रात को भविष्यवाणी में क्या था, बहुत खुशी होगी। बाद में बोला था दुख भी बहुत होगा। लेकिन अचानक एक आदमी ने ऐसा माथे पे हाथ रखा। उन्हें क्या हुआ, अरे बहुत गलती कर ली। अरे मैंने थैले में तो भरी, अरे ये 2 थैले गट्ठर उठा रखे थे कपड़े के, ये क्या करने थे, अगर कपड़े फेंक देता और इसमें रेत भर लेता तो क्या कमाल होता। दूसरे ने कहा, अरे मेरे को तो और भी बड़ी गलती हुई, अरे मेरी तो जेब इतनी बड़ी बड़ी थी, अरे इसी में भर लेता। अरे किसी ने कहा कि मैं जो कमीज भर रखी है इसी कमीज के यहाँ से बंद कर लेता तो इतना कर लेता, तो कितना अरबों का
हमारे पास पैसा हो जाता तो सारे दुखी होने लगे। अब इस कहानी में और आपके ऊपर घटित हो रही है थोड़ा एक फर्क है। आप भी जब यहाँ से जाएंगे तो मैं भविष्यवाणी करता हूँ आप बहुत खुश होंगे। अचानक आपका बेटा कहेगा कि पापा मेरे को नौकरी मिल गई है और आपकी 40 किले ज़मीन है। आपको लगेगा अरे खेत, एक ही बेटा है, खेती कौन देखेगा। तो अचानक आपको याद आएगा महेश्वरी जी ने एक बात बताई थी कि मेरे बेटे को 1 करोड़ का पैकेज मिला था। तो मैंने कहा कि बेटा तेरे को नौकरी करने के लिए नहीं पैदा किया था, नौकरी देने के लिए पैदा किया था। आप भी अपने बच्चे को कहेंगे और बच्चा जब मान जाएगा तो वहाँ भी एकदम तालियां बजाने लगेंगे, मेरे को तो बहुत फ़ायदा हो गया। थोड़ी देर के बाद आपको जबलपुर जाना है और जबलपुर जाना है तो आपको बहुत एकदम लगेगा अरे जबलपुर में मेरे तो कोई नहीं है। अस्पताल में जाना है दिखाने के लिए, मेरा तो कोई वाकई कर नहीं है। अरे वो डॉक्टर साहब बैठे थे ना दाढ़ी वाले, चंदेल जी, हाँ उनका नंबर मेरे पे लिखा हुआ है, वो जो परिचय दिया गया, उनको फ़ोन करता हूँ। और डॉक्टर साहब चंदेल जी, मैं केलारस से आया था, आजकल मेरे पास विभाग की बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेवारी है, विचार विभाग प्रमुख की जिम्मेवारी है। अच्छा मेरे घर में ऐसा सा संकट आ गया, एक डॉक्टर है और वो ठीक कर सकता है। अरे वो तो हमारे बगल में है, वो तो हमारा दोस्त है। आपको लगा अरे वाह, वर्ग में जाने से कितना फायदा हो गया। आप अपने गांव के पंचायत में खड़े हैं और किसी ने आपको कहा कि हमारा गांव तो बहुत पिछड़ा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अचानक आपको ध्यान में आया कि वहाँ पर हमारे जो प्रांत संयोजक हैं उन्होंने बताया था कि किस प्रकार के हम रोजगार शुरू कर सकते हैं। और एक लड़की की कहानी सुनाई थी कि जो आत्महत्या को करने को तैयार थी। अरे मैं भी गांव वालों को 10 तरीके बता सकता हूँ। और वो खड़ा होकर के भाइयों, एक मैं लड़की थी वो आत्महत्या करने को तैयार थी, बाद में 2000 को जन्म, और सब लोग ताली बजाने लगे, कमाल कर दिया, आपने तो इतना बड़ा रास्ता दे दिया, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो ये आप सबको बहुत खुशी होगी जैसे किनको खुश हुई थी उन मुसाफिरों को। लेकिन साथ में दुख किसका बात का होगा। बेटी कहेगी कि माँ मेरे चेहरे पर दाग है और एक क्रीम है विदेशी, वो 5000 की मिलती है, पर खतरा भी लगता है, उसमें केमिकल है। तो आपको ध्यान में आएगा एक महिला ने बताया था नहीं प्राकृतिक चीज़ों से बन सकते हैं। लेकिन उस सीमा जी का नाम याद नहीं आ रहा था। तब यार उस समय पेन भी मेरे पास था, लिखा क्यों नहीं मैंने, और फिर मैंने नंबर क्यों नहीं लिया उसमें से। अचानक आपको ध्यान में आएगा कि वहाँ पर 2 डॉक्टर आए थे, पति पत्नी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई थी। डॉक्टर हमारे पास मंच पे बैठे थे और उन्होंने भी, संकेत राठौर जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई थी। अरे संजीव जी गोयल थे वहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई थी। तो वो हमने लिखी नहीं। आपको दुख होना शुरू हो जाएगा। पर कहानी में और आप में एक फ़र्क है। बोले क्या? अरे जब तक वो वहाँ से चले नहीं गए थे तो उनको ये पता नहीं था, ऊपर भविष्यवाणी नहीं हुई थी कि ये क्या है। मैं तो आपको भोजन करने से 1 घंटे पहले ही बता रहा हूँ कि जो काम बचे हुए हैं वो पूरे कर लीजिए। अगर किसी का कोई कागज़ गिर गया है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लीजिए। किसी का नाम याद नहीं है तो नाम लिख लीजिए। किसी की कविता बहुत अच्छी लगी थी उसका पता ले लीजिए। तो आप जब यहाँ वर्ग से जाएंगे बाद में, तो आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आप खुश ही खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे। एक दूसरी बात है, और वो बात क्या है साथियों? स्वदेशी
दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते थे, केवल वस्तुओं के खरीदने बेचने का नहीं है काम, ये सोच का सवाल है। सोच का सवाल क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग अनावश्यक घूमते हैं, सरकारी दफ्तर वाले घूमते हैं, ये व्यवहारिक नहीं होते। और हमको व्यवहारिक बनना है स्वदेशी के लिए। एक जगह पर एक सेमिनार हो रहा था और वो 13 दिन, होमर लिखता है 13 दिन सेमिनार चला। और सेमिनार का एक गांव का व्यक्ति आके खड़ा हो गया, तो उसने पूछा ये क्या सेमिनार चल रहा है? सुबह 9 बजे आ जाते हैं, शाम को 7 बजे तक पिले रहते हैं। कोई वो बोलता है, बोले कि ये सेमिनार हो रहा है कि घोड़े के दांत कितने होते हैं। तो बोले फिर कैसे पता करते हैं? तो एक ने कहा, साइप्रस ने अपनी पुस्तक के 158वें पेज पे कहा था घोड़े के 27 दांत होते हैं, इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ 27 दांत। अरे वो अपना भाषण दे के कागज जगा के हटा था। दूसरे का, होमर ने इलियाड के अंदर लिखा है जो मेरा घोड़ा है वो मैंने सोते समय उसके दांत गिने थे, वो 31 है, इसलिए 31 होते। सब लोग लगे हुए थे। अब कोई ग्रंथ देता था, कोई ग्रंथ देता था, कोई विदेशी ग्रंथ की बात करता था, कोई संस्कृत के ग्रंथ की बात करता था। वो फैसला नहीं हो रहा था कि घोड़े के क्या दांत कितने हैं। अब ये घोड़ा रखता था, ये तो घोड़ा पालने वाला था। तो उसने कहा कि मैं बहस खत्म कराऊं। अरे बोले इतनी बड़े बड़े विद्वान है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वीसी है, इनकी तू कैसे करेगा? तू तो कभी स्कूल। अरे बोले क्या मुश्किल है? वो अपना घोड़ा लाया और घोड़ा लाने के बाद घोड़ा बीच में खड़ा किया और घोड़े को यहाँ से दबाया तो घोड़े ने मुंह खोला और एक डंडा यहाँ रख दिया और बोले आओ गिन लो किस किस ने गिनना है। घोड़े के दांत 28 है, 29 में नहीं हो सकता। अरे इसके लिए किताबों को पढ़ने की क्या जरूरत है, डाटा के जाने की क्या जरूरत है? मुंह खोलो और गिन लो। ये स्वदेशी है। ये जो बड़े बड़े डाटा देते रहते हैं, सब करते हैं, ये गांव में नहीं जाते हैं। ये बैठे बैठे विदेशी कंपनियां जो डाटा देती हैं उसके आधार पर डाटा देते हैं। कोरोना के कारण से सब कहते हैं इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, पर आज तक किसी ने चेक नहीं किया कि वास्तव में कोरोना के कारण कितने लोग मरे। क्योंकि जैसे कोई मरता था तो उसकी चीर फाड़ नहीं होती थी, उसका हार्ट फेल था, उसके गुर्दे खराब थे, ये कोई चेक नहीं करता था। क्योंकि उसको लगता था जो इसको फाड़ेगा उसको कोरोना हो जाएगा। सारे अंदर कीटाणु में झट से प्लास्टिक की बोरी में भरते और उसको ख़त्म कर देते। एक व्यक्ति ने लिखा है कोरोना द फॉल्स अलार्म। उसने दुनिया भर के अंदर लोगों से पूछा, किसी ने चेक किया है? तो एक व्यक्ति ने 128 बॉडी जर्मन में चेक की थी मरने के बाद। उसने परवाह नहीं की, दस्ताने पहने। उसने कहा एक भी आदमी कोरोना के कारण से नहीं मरा है, जो सब मरे हैं किसी न किसी और बीमारी के कारण कर रहे हैं। कोरोना का तो नाम पड़ गया है। कोरोना बीमार करता है, मारता नहीं है। साथियों, दुनिया के अंदर बहुत गलतफहमियां चली हुई है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इसलिए हमारा संगठन खड़ा किया है कि हम घोड़े के दांत किताबों से मत देखें, रिपोर्टों से मत देखें, अपने गांव के अंदर देखें, अपने आस पड़ोस के अंदर देखें। तो ये मसला 13 दिन का 1 ही मिनट में हो जाएगा। पर मैंने आपको कहानी पूरी नहीं सुनाई। वो जैसे उसने कहा कि ये घोड़े के दांत गिन लो, तो उसके बाद जो मंच संचालक था उसने कहा उल्लू के पट्टे को कौन पकड़ के लाया है? अरे घोड़े के दांत कितने होते हैं ये गिन के नहीं पता लगता है, ये तो ग्रंथों और महाग्रंथों और रिपोर्टों से पता लगता है। अरे ये अनपढ़ आदमी कौन पकड़ के लाया? इसको भगाओ और उसको पीट पीट के बाहर कर दिया। पर स्वदेशी पीटने के बाद बाहर नहीं होगा, इनको पीट देगा और सच्चाई बताएगा। ऐसा हमने बताया। स्वदेशी जो है
6 याद रखना बातें। एक, भाषा स्वदेशी होनी चाहिए। घर के अंदर वो भाषा बोलो जो आपकी लोकल है। हर इलाके की अलग अलग भाषा है, वो बच्चा बहुत जल्दी जानता है, उसी को बोलिए। अपने क्षेत्र की भाषा बोलिए। और बोलते बोलते अनावश्यक विदेशी शब्द आ जाते हैं, जितना हो सकता है उसको रोकिए। एक बोला, देखिए जी, इसका सीधा तरीका है, हमको विदेशी भाषा यूज़ नहीं करनी चाहिए। अरे मैं कहीं यूज़ भी तो विदेशी है, तो हमारी इतना घुस जाती है भाषा। दूसरा, भूषा, वेशभूषा। वेशभूषा हमारी स्वदेशी होनी चाहिए, तो अपने आप पड़ोस से बनेगा। हम पैंट से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन परम पूज्य गुरु जी कहते थे, पैंट मना नहीं है, लेकिन पैंट को सर्वश्रेष्ठ मानना खराब है। इसलिए जब कोई मौका आए, घर में मेहमान आ रहे हों, हमारा त्यौहार हो, उस दिन एकदम जो स्वदेशी वेश है उसको श्रेष्ठ मान के चलिए, और आम करने के लिए ये दूसरे काम करते रहिए। कहते हैं एक सरदार जी थे, तो उसके पैसे गिर गए। अब सरदार जी की तरफ मत देखो, पैसे गिर गए, तो नाली में घुस गया और बोले, अल्लाह मेरा रुपया मिलवा दे, अल्लाह मेरा रुपया मिलवा दे। एक आदमी ने कहा, तू हिंदू है मुसलमान है? बोले, मैं आपको दिक्कत नहीं, सिख हूँ। तो बोले, अल्लाह अल्लाह का। अरे बोले, अपने गुरु महाराज जी को नाली में डालना है क्या? ये काम तो मुझसे करवा लेंगे। तो साथियों, ये विदेशी चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे। सोना है, जाना है, करना, पेंट इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर पूजा है, पाठ है, धार्मिक त्यौहार है, तो अपने स्वदेशी को, अपने गुरुओं को दी हुई वेशभूषा को पहनेंगे, महापुरुषों की वेशभूषा पहनेंगे। इसलिए इसके प्रति ये भाव रखना, फिर चाहे कुछ पहनते रहिए, अपना स्वदेशी वेश सबसे अच्छा है। तो भाषा है, भूषा है, अपना भवन है। आजकल जो भवन बनाता है वो सारे शीशे बंद कर देता है। अब यहाँ आवश्यक है, क्योंकि शादी के लिए थोड़ी देर के लिए आना है, लेकिन घर का ऐसा बनना चाहिए हिसाब किताब कि जिसमें ताज़ी हवा आती रहे, जिसमें सूर्य की रोशनी आती रहे। 1000 बीमारियों का इलाज वो है। आज जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आज जो जिसको देखो कैल्शियम, विटामिन डी कम है, सुनते होंगे ना, अरे धूप में ही तो बढ़ता है। धूप तो हम लगने नहीं देते हैं इसमें से। सूर्य भगवान की सवेरे पूजा करने के बस वो 5 मिनट का सूर्य दर्शन हुआ, बाकी सारा दिन अपने कमरों में पर्दे लगा करके एसी के अंदर हम बैठे रहेंगे, बाहर निकलने से संकोच करेंगे, तो विटामिन डी की कमी कभी पूरी नहीं हो सकी। अपना भवन ऐसा बनना चाहिए, उसके अंदर तुलसी का पौधा रखना चाहिए। अरे ये कहाँ से आ गया मनी प्लांट? अरे मनी प्लांट से मनी आने लगती तो बैंक वाले सारे के सारे खेत के अंदर, मनी प्लांट के खेत के अंदर ही अपना बैंक बना लेते, धीरे धीरे पैसा उनके अंदर आते रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है, आप गिलोय लगाएंगे, आप एलोवेरा लगाएंगे, तो वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। घर के अंदर, रसोई के अंदर ये हमारा, या घर के अंदर ऐसी चीज़ें बने, गाय रह सकती है क्या? तो इसलिए अपना घर भारतीय पद्धति से होना चाहिए। भाषा, भूषा, भवन, फिर भोजन। अरे बोलते हैं ये भोजन बहुत अच्छा है। बोले क्यों? इसके अंदर लिखे अनटच्ड बाई हैंड, डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ है। उसने कहा ये भोजन मेरा बहुत अच्छा है। क्यों? मेरी माँ ने अपने हाथ से बनाया है। तो ये हाथ से बनाना कोई पाप नहीं है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अरे महापुरुषों के हाथ से प्रसाद लेना, ये कहाँ से अनटच्ड बाई हैंड? इसलिए हमने उससे बचना है। भोजन अपना हो, अपनी खीर है, अपना हलवा है, इस ओर ध्यान दे। और साथ साथ 4 बातें होगी, भाषा है, भूषा है,
भवन है, भोजन है, एक है भेषज। आप में से कितनों का विश्वास है कि जो भारत में अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ रेट रहा है, पूरी दुनिया में कोरोना के कारण जितने मरे हैं उसमें सबसे कम डेथ रेट भारत का रहा है। इसका कारण ऐसा नहीं है कि हमारे पास दवाइयाँ ज़्यादा है, इसका कारण यह है हम गिलोय लेते रहे, हम नीम के पत्ते खाते रहे। नीम का जो रस है और उससे जो पाउडर बनता है, और ये ध्यान रखना नीम किसी भी ठंडे देश में नहीं होता है, नीम गर्म देश में होता है, जिसको लोग गरीब देश मानते हैं। तो उसका नाम जो है, जो उसके पाउडर बनाया जाता है, उसका नाम है अज़ाडिरेक्टाइन टेक्निकल, इस नाम से पाउडर होता है। और एक व्यक्ति ने मुझको छोटा सा पाउडर का दिया तो उसने बोला ये 100 रुपये का इसमें रखा हुआ है। थोड़ा सा था, मैं माथे पर भस्म लगाता तो वो पूरा हो जाता, वो 100 रुपये का है। मैंने कहा 1 किलो का रेट क्या है? तो उसने कहा कम से कम 1 लाख रुपये होगा, जो प्योर अज़ाडिरेक्टाइन टेक्निकल है। अरे यहाँ पर नीम के पौधे हम काट काट के फेंकते रहते हैं, ये लाखों की दवा हमारे घर के अंदर है। दुनिया के अंदर ब्लड थिनर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो आप जानते हैं वो क्या है? वो जिसको आंवला बोलते हैं, ये है। सबसे अच्छी कोई दवाई है तो तुलसी का पौधा है। ये सब हमारे घर के अंदर है, इसलिए भेषज के कारण से ही हम बचे हुए हैं। सबसे अच्छा वाइटनर कोई दुनिया में है कि जिसका नुकसान नहीं होता तो हल्दी है, टर्मरिक जिसको बोलते हैं। इन चीज़ों का महत्व हम जानें, इसलिए भेषज भारतीय हो। मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ कि हार्ट का स्टंट लगवाना है तो बोले मैं नहीं लगवाऊँगा, मैं तो अपने पिन के अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ था वही मैं खुद घुसेड़ लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, मजबूरी है तो वो लगाना पड़ेगा उसमें से। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम अपने आप करें। और दुनिया में एक देश है जिसने 200 देशों के बीच में कहा हमारे पास एक चीज़ ऐसी है कि बिना दवाई भी ठीक कर देती है, हमारे पास एक चीज़ है बिना ऑपरेशन के ठीक कर देती है, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप ही रोग को ढूंढती है, वो ठीक कर लेती है। तो उन्होंने पूछा वो क्या है? बोले ऋषि मुनियों का बनाया हुआ योग आसन। और हमको 200 देशों के बीच में बोल रहा था व्यक्ति, अगर आप चाहें तो एक दिन हम तय कर लें जो दुनिया के अंदर योग दिवस के आते मनाया जाएगा। 172 देशों में, जिसमें मुस्लिम देश भी थे, सब बोले एग्रीड एग्रीड एग्रीड। और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। ऐसी बेशकीमती चीज़ हमने दुनिया के अंदर दे दी। विदेश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर एक टायर बनाने वाली कंपनी थी, वो बोलती थी कि मेरा टायर लोकप्रिय हो जाए। उसने कई एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कहा कि मेरा टायर कैसे लोकप्रिय हो। तो एक ने कहा कि आप एक तरफ टायर का फोटो बनाइए, भारत में अगर होता तो उसमें वो बोलता साथ में एक एक्ट्रेस को उसमें घुसेड़ दीजिए कि वो गले में टायर देख रहे हो, तब आपका टायर बिकेगा। दूसरा कोई कोई उसके ऊपर बैठा दो। तीसरा बोले कि अमिताभ बच्चन बोले कि ये मेरा सबसे प्यारा टायर है, बचपन में मैं इसको खेलता रहा हूँ, मेरा बुढ़ापे का। वो एजेंसी ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक तरफ टायर की फ़ोटो छापो और एक तरफ ये चीज़ लिख दो, कोई उस कागज़ को फेंकेगा नहीं। और सच में वही चीज़ लिखी गई। वो क्या चीज़ थी? सन सैल्यूटेशन एक्सरसाइजेज, जिसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। और सूर्य नमस्कार का एक तरफ विधि लिखी
और एक तरफ टायर छापा, वो कई लोगों ने आज तक संभाल रखा हुआ है। जब सुबह योग आसन करने लगते हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है, तो सूर्य नमस्कार है, तो उस कागज़ को लेके देखते हैं, दूसरी तरफ टायर को भी देख लेते हैं। साथियों, भारत के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, ये हमारी भेषज है। और आखिर है भावना। स्वदेशी मैंने भावना, भावना मैंने त्यौहार, भावना मैंने हमारे कार्यक्रम। आप कभी सोच सकते हैं कि शिमला के अंदर एक रिज मैदान है। मैं शिमला में प्रचारक रहा, तो वहाँ घूमने जाते थे, पर हम नज़र बचा के जाते थे, क्योंकि उस दिन, जिस दिन 31 दिसंबर की रात होती थी, और सब लोग वहाँ पर नए साल का इंतज़ार कर रहे होते थे। जैसे ही 2 सुइयाँ वो रिज मैदान के ऊपर बड़ी सी घड़ी बनी होती थी, उसकी आपस में एक होती थी, तो लोगों ने अपनी बोतल पहले से तैयार रखी होती थी, गिलास पहले से तैयार रखा होता था। 4 साथी अपने लेके गए, 5 लेके गए, 5 उसमें डालते थे और मिल करके आपस को गिलासों को टकराते थे। तो क्या बोलते थे? बियर नहीं, चीयर। और चीयर बोल करके उनके गले में कब चली गई, और साथ में बोलते हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एक ने 1 घंटे पहले पी ली थी, और पहले पीने के कारण से वहाँ गड़बड़ी करने लगा, और गड़बड़ी करने लगा तो पुलिस वाले पकड़ के थाने में डाल दिया, और थाने में डाल दिया। और जैसे शोर आया तो थानेदार ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। ये बोलता है सेम टू यू। अरे बोले, ये हालत मेरा ना हो, ये तेरे को ही मुबारक है, जेल के अंदर जन्मदिन मनाना, नया साल मनाना। इसलिए जन्मदिन शिमला में मनाना, मैंने साथ में चीयर बोलना। लेकिन अगर भारतीय पद्धति से मनाते हैं तो सुबह सुबह उठेगा, स्नान करेगा, स्नान करने के बाद घर वाली शराबी भी होगा, उसको कहेगी नए कपड़े डाल लो, नए कपड़े डाल के मंदिर में जाएगा, गुरुद्वारे में जाएगा और पंडित जी को प्रणाम करेगा। फिर बच्चा होगा, माता पिता को प्रणाम करेगा, बाहर आएगा तो गाय को चारा खिलाएगा, पेड़ा खिलाएगा, प्रणाम करेगा। देखिए, नया साल एक ही है, लेकिन विदेशी पद्धति से मनाया तो कब चीयर आ गया, और भारतीय पद्धति से मनाया तो कहाँ गाय माता आ गई और कहाँ प्रणाम आ गया। साथियों, आपने सुना होगा एक त्यौहार होता है विदेशी, जो वैलेंटाइन डे। अरे वैलेंटाइन डे मतलब क्या है कि लड़के लड़कियों को छेड़ रहे होंगे। मैं जयपुर में था, तो एक पार्क के पास जा रहे थे, तो पकड़ पकड़ कर पुलिस वाला उनके थप्पड़ मारे जा रहा था। मैंने कहा ये क्या, कोई अंदर से बगावत होगी, कुछ हो गया? नहीं अंकल, वो है आज वैलेंटाइन डे है। तो मैंने अनजान, ये क्या होता है वैलेंटाइन डे? इस दिन जो अंकल वो लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, पुलिस वाले फिर उनको पीटते हैं, तो ये पिट रहे हैं। अब देखो कैसा त्यौहार है कि वो दूसरों को छेड़ना ही काम हो गया। लेकिन हमारा त्यौहार है, हमारे त्यौहार के अंदर कैसा होगा? एकदम उल्ट होगा। और उल्ट कैसा होगा? एक लड़की झट से स्कूटी निकाली और बाहर गई, आगे जाके पुलिस वाले ने रोक लिया। हेलमेट कहाँ है? भूल गई। कागज़ कहाँ है? पापा का है, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। उसने कहा निकाल, 200 रुपये दे और जल्दी जा। बोले 200 रुपये? हाँ, कुछ कम कर। अरे बोले 100 रुपये दे, सुबह सुबह का टाइम है, भाग, औरों को भी चालान करने हैं, औरों को भी पकड़ना है। तो 100 रुपया लड़की ने कहा, 100 रुपये दे दूँ चलेगा? बोले हाँ। लड़की ने बैग खोला, बैग खोलने को बोले भाई साहब एक बात बताओ, आपकी कितनी बहनें हैं? हैं तो 2, लेकिन एक तो विदेश चली गई और एक बीमार है। तेरे को राखी किसने बांधी? राखी तो नहीं बांधी। बोले आज राखी का दिन है। और उसने राखी ली और पुलिस वाले को बांधना शुरू किया।
और जैसे ही बांधना शुरू किया, पुलिस वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला और 500 रुपया निकाल करके बहन को दे के कह रहा अगले में बार भी आ जाना। ये त्योहार का महत्व है। इसलिए हमारे त्योहार विनम्रता सिखाते हैं, हमारे त्योहार संस्कृति की ओर ले जाते हैं। अब संस्कृति इसलिए भाषा है, भूषा है, भवन है, भोजन है, भेषज है और लास्ट में भावना है। इसलिए भारतीय संस्कृति नर से नारायण बनाती है और विदेशी संस्कृतियाँ नारायण वाले जो व्यक्ति को भी नर नहीं अदम नर राक्षस बनाती हैं। इसलिए अपनी स्वदेशी का मतलब केवल मात्र नहीं है। अंत में मैं एक कथा सुना करके 3 मिनट की और आपसे विदा लूँगा। ये कथा आप सब पे लागू होती है। आप नए नए जोश में आए हैं, काफ़ी लोग नए भी आए होंगे, गांव में जाके कहेंगे ये कोका कोला क्यों पी रहा है, क्यों, ये विदेशी है। इसके कारण से आपको पता है हमारी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। अगर ये कोका कोला हम नहीं पिएंगे तो हमारे देश का नींबू का रस बिकेगा, किसान का फायदा होगा, अगर ये होगा तो हमारे देश का गुड़ बिकेगा। उसने कहा तेरे आलू के आलू घनचक्कर, तेरा क्या कहना है, मैं क्या नींबू रस पिलाऊं? अरे मेरा जन्मदिन है तो उसके अंदर कोका कोला नहीं पिलाएंगे। ऐसा करके झगड़ा होगा, थोड़ी देर में हम निराश हो जाएंगे, 2-4 लोग हमारे पे कटाक्ष करेंगे। कोई जाते जाते कहने के और भाई क्या हाल है स्वदेशी वाले, मोदी जी तो सारा विदेशी FDI ला रहे हैं और तू लगा स्वदेशी में जय स्वदेशी जय स्वदेशी और कह रहा है जय विदेशी। तुम कह रहे हो कि अपनी पूंजी, वो FDI ला रहा है। वो ऐसी 5-7 बातें कहेगा। हम यहाँ आकर के माथे पे हाथ रख करके नहीं, मैं मतलब इतना पक्का स्वदेशी का नहीं हूँ, मतलब हो जाए तो भी ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है। वैसे तो देखो इस ज़माने में अब हम बैलगाड़ी पे तो चलने से, ये मैं भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ। पर क्या है ना कि वो केशव जी आए थे, उन्होंने कहा स्वदेशी का जो है, मेरे हिसाब से तो हमको विदेशियों के गुण लेने चाहिए। इसका नाम बदल करके काम वही रहेगा, विदेशी जागरण मंच कर देते हैं इसका नाम। तो उसके लिए कहानी है कि एक लड़का था, 14-15 साल का लड़का था, एक पार्क में आया। पार्क के साथ में अस्पताल था। अस्पताल के अंदर कोरोना के मरीज थे। कुछ मरीज ठीक हो गए थे लेकिन बैठे हुए उदास थे। दूसरा कह रहा था एक ध्यान करना, ये जो तू सोच रहा है कि मैंने 2 टीके लगवा लिए, अब ये डेल्टा आ रहा है और डेल्टा जो है वो किसी के बाप से नहीं डरता, 2 क्या 9 टीके भी लगाओ तुम्हारे को हो जाएगा। वो फिर बेचारा उदास हो गया। दूसरे ने कहा मेरे को खांसी आ रही है, मेरे को तो कोरोना तो नहीं हो गया। चेक कराने की जरूरत नहीं है, मशीनें खराब होती हैं, तू जो बोल रहा है बिल्कुल तेरे को हो गया है, बस ये सोच ले। ऐसे करते करते बड़ा निराशा का वातावरण था। सब लोग माथे पे हाथ रख करके बैठे हुए थे। कुछ के मरीज अंदर बैठे थे, वो वैसे परेशान थे, कुछ ठीक हुए थे, आगे का डर रहे थे। एक लड़के ने कहा अरे ये क्या मनहूस वातावरण है डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि पेंडेमिक से कम लोग मरे हैं। पेंडेमिक जानते हैं ना, महामारी, पैनिक से ज़्यादा लोग मरे हैं। डॉक्टर ने कहा अरे तू बिल्कुल ठीक कहता है, ऐसे ही मेरे पास भी डाटा है। ये जो लोग मर रहे हैं वो भय के कारण से मर गए हैं। तो बोले कि इनके भय की दवाई क्या है? बोले मेरे पास तो नहीं है। बोले मेरे पास एक है। अरे बोले देना इनको, मैं भी देखता हूँ। वो लड़का बीच के स्थान पर आ गया जहाँ सारे रोते उदास लोग बैठे थे। बीच में आकर के उसने ऐसे हाथ हिलाया और बोलिए जय श्री राम। तो लोगों ने देखा ये कहाँ से भूत प्रेत आ गया, जय श्री राम कहाँ से आई है। और उसने कहा देखिए दुनिया के अंदर कठिनाइयाँ तो आएंगी, एक राम का ऐसा नाम है, ताली बजा के लिया जाए तो दुख दर्द भूल सकते हैं। चलो मैं तुम्हारी ओर से बजाता हूँ। उसने कहा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे हाथ हिलाने लगा। लेकिन सब लोग उसको पागल की तरह देख रहे थे। एक ने तो कह दिया
अरे यार टिक के जाना, घर जाके बोल, काहे को परेशान कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। अरे तुम्हारी तो परेशानी दूर करनी है। लेकिन उसने देखा दूर एक लड़का था, वो इसकी तरफ ऐसा करके हाथ करता तो था लेकिन ताली नहीं बजाता था, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कर रहा था। ये उसके पास बोला जय श्री राम जय श्री राम। वो लड़का भी बोल लगा जय श्री राम। बोले खड़े हो कि बोलो जय श्री राम। वो लड़का साथ में खड़ा हो गया। फिर दोनों बजने लगे तो लोग थोड़ा और इनसे आकर्षित हुए। इतने में दो लड़के और बैठे थे, वो भी परेशान से थे, उनको भी अच्छा लगा जय श्री राम जय श्री। उन्होंने भी ताली बैठे बैठे बजाया। ये उसके पास गए, वो 2 की 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 10 हो गए। अब धीरे धीरे सारे युवक खड़े हो गए और जो बूढ़ी महिलाएं थी वो बैठे बैठे बेटे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते करते जो 30-40 लोग थे 70 तो नाचने लगे, साथ में करने लगे। 30 जो बिल्कुल डेड श्योर थे भी हमने नहीं नाचना है। अब पहले तो वो मजाक उड़ा रहे थे, अब उनको डर लग रहा था कि सारे तो लोग नाच रहे हैं, अगर हम न नाचे तो हमारा मजाक उड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे बोले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब वो कहानी वाला कहता है इसमें 3 लेसन सीखने के हैं। पहली बात, जो काम आपने लोगों से कराना वो बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, छोटा सा काम होना चाहिए। किसी ने बोला स्वदेशी के कार्यक्रम में, बोले हाँ, वहाँ क्या सीख क्या, ज़्यादा नहीं, वहाँ तो इतना बताया है कि जो घर के अंदर गिलोय है ये बहुत अच्छी है, इसकी 1 चम्मच ले लिया करो और तुलसी का जरूर सेवन किया करो। और थोड़ा बताया कि हल्दी वगैरह, बोले ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो हम भी कर सकते हैं। बोले यार 3 दिन रहा 2 दिन रहा बस इतना ही बता। अरे नहीं नहीं, उन्होंने ये भी बताया, धीरे धीरे बताना शुरू किया। तो पहला आसान बात से करना। अरे महात्मा गांधी अफ्रीका घूम आए थे, दुनिया में घूम आए थे, उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं बताई लोगों को। अगर देश आज़ाद कराना है तो क्या बताया, चरखा चलाना शुरू कर दो। और दूसरों ने कहा क्या कि तुम मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। तो लोगों ने पिन से लिखना शुरू कर दिया, अपने दस्तखत करने शुरू कर दिए। छोटे छोटे काम बताने चाहिए, ऐसा नहीं बताना चाहिए। स्वदेशी का मतलब वैसे तो समझ नहीं आपको आ सकता, लेकिन क्यों मेरे समझ नहीं आया, क्योंकि जो FTI वगैरह के बोल रहे थे मेरे समझ नहीं आया। लेकिन भाई है बहुत अच्छी चीज़, डिफ़िकल्ट चीज़ मत बोलो, आसान आसान बोलो। अगर वो लड़का कथकली का डांस करना शुरू करता, अगर वो शास्त्रीय संगीत करता, कोई उसके साथ नहीं लगा, उसने आसान से ताली बजाना शुरू किया। और दूसरा, लोगों के मजाक से जो डर जाता है वो कभी नेतृत्व नहीं कर पाता है। लोगों के मजाक से मत डरिए। लोग ऐसा कहेंगे, लोग वैसा कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग तो हर समय कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, इसलिए उसकी पर। दूसरी बात है, उसको सबसे पहले कितने व्यक्ति मिले थे 100 में से? शुरू में 1। ये जो 1 मिलता है इसकी बड़ी कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हिम्मती आदमी है। जो सारे गांव में से 1 आपके साथ लग गया, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग के यहाँ जाते हैं, एक बार एक टोली होती है, अगली बार नई टोली होती है। वो क्या, वो सारा अंदाज़ा लगा एकदम बिल्कुल खोपड़ी बंद गोभी थे, ना उनका दिमाग था ना कुछ था। धीरे धीरे करते सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। जो पहला मिला है उसको पकड़ के रखना। और तीसरी बात, जब वातावरण बन जाए तो खुद छोड़ नहीं देना, खुद लगे रहना। और ऐसी जगह नहीं खड़ा होना बहुत ऊपर, उनके पास में खड़े होना, तभी लोग आपके साथ लगेंगे। अगर वो लड़का स्टेज पर नाचता तो कोई साथ में नहीं लगा। ऊंट पर बैठ करके भेड़ें नहीं चराई जा सकती, उनके बीच में रहना पड़ता, वरना सब भेड़ें भाग जाएंगी। इसलिए अपने साथियों के बीच में रहिए, उनके बराबर का रहिए। कभी अहंकार मत पालिए कि मेरे को ये दायित्व आ गया, ये दायित्व आ गया। ये दायित्व जो है ये मिट्टी के खिलौने होते हैं। या आपने पहले देखा होगा शक्कर के बनाते थे, कोई हाथी बना देता था और किसी का चूहा बना देते थे और किसी का फूल बना देते थे।
लेकिन होती तो वो शक्कर ही थी, वो चाय में डालते थे, मुंह में खाते, सब हो जाते थे। तो हमको चाहे जिला संयोजक बनाया हो, प्रांत संयोजक बना, हम मिट्टी के खिलौने हैं, अंदर से सब स्वदेशी हैं, सब एक से हैं, बराबर हैं। ये भाव लेकर के हमको अपने क्षेत्र में जाना है, और जो काम बचे हुए हैं मुसाफिरों की तरह वो घंटे भर में हमको पूरे कर लेने हैं। और उस बच्चे का उदाहरण रख कर के 6 चीज़ों को याद रखते हुए हम अपने काम में आगे बढ़ेंगे। ये वर्ग कई दृष्टियों से इस क्षेत्र के लिए, जिसको माइलस्टोन कहते हैं, ऐसा बनेगा। लोग याद करेंगे कि श्याम वाटिका के अंदर जो कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद हमारी हर तहसील में कार्यक्रम हो गया, हर जगह संगठन खड़ा हो गया, और यहाँ की बेरोजगारी की समस्या, यहाँ के बीमारों की संख्या, यहाँ के उदास लोगों की संस्था, यहाँ के कई प्रकार के जो बंद उद्योग धंधे हैं, उसको खड़ा करने का काम श्याम वाटिका के विचार वर्ग ने किया है। ऐसा शुभकामनाएं देता हुआ मैं वाणी को विश्राम